Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of MPhil second semester, अस्सलाम वालेकुम and welcome to ISP. I am Dr. हाकिम अली और मैं इस सेमेस्टर में आपको डेटा एनालिसिस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स पढ़ा. Let us start our today's topic, that is preparing data for analysis. This is the first topic in your course outline. Lecture outline. इससे पहले हम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं. इस चैप्टर के मेन 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं. आप नंबर 1 आपको क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस के स्टेप्स समझाने हैं और ख़ास तौर पे पहला स्टेप इस लेक्चर में कवर किया जाएगा. पहले स्टेप में प्रिपेयरिंग योर डाटा फॉर एनालिसिस, आइडेंटिफाई द प्रोसीजर्स फॉर एनालिसिस योर डाटा, एनालाइजिंग योर डाटा, and you will also learn in this lecture how to report the results of analyzing your data and to describe how to interpret the results. Now we are on the lecture outline. इस लेक्चर में सबसे पहले हम पहले सेमेस्टर में पढ़े हुए चैप्टर्स की थोड़ी सी रिवीजन करेंगे. रिवीजन का मकसद सिर्फ आपको रिमाइंड करवाना है कि इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, क्योंकि डाटा एनालिसिस उस पहले पढ़े हुए चैप्टर्स की बुनियाद पर ही होना है. अगर आपको वो रिमाइंड हो जाएगा तो आपको समझने में आसानी होगी. आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था कि रिसर्च की एक प्रोसेस है, इसमें मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं. कुछ स्टेप्स हम पहले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं. अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो डाटा एनालिसिस का जो है वो अब हम शुरू करेंगे. तो इसमें 4 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे. पहला स्टेप होता है प्रिपेयरिंग द डाटा फॉर एनालिसिस. तो पहला स्टेप मुकम्मल और उसकी सब हेडिंग मुकम्मल करेंगे इस लेक्चर में. पहला काम क्या होता है, स्कोरिंग द डाटा, फिर डिटरमिन टाइप्स ऑफ स्कोर्स टू एनालाइज, सेलेक्टिंग अ स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम, इनपुटिंग डाटा, क्लीन एंड अकाउंट फॉर मिसिंग डाटा. ये आपकी मुकम्मल लेक्चर आउटलाइन है जो आज के लेक्चर में हम टॉपिक्स कवर करेंगे. तो सबसे पहले आ जाते हैं हम रिवीजन की तरफ. रिमाइंड करें अपने जहन में कि पहले सेमेस्टर में हमने डिस्कस किया था दैट द प्रोसेस ऑफ रिसर्च इन्वॉल्व 6 स्टेप्स. 6 स्टेप्स होते हैं रिसर्च के प्रोसेस में, रिसर्च मुकम्मल करने तक, रिजल्ट्स लेने तक और रिपोर्टिंग और इंटरप्रिटेशन तक. सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, पिछले सेमेस्टर में हम इसे बड़ी तफसील के साथ पढ़ चुके हैं, वो आइडेंटिफाई अ रिसर्च प्रॉब्लम. रिसर्च शुरू करने से पहले हम रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं जिस पर हमने रिसर्च करनी होती है. ये पहला स्टेप होता है रिसर्च का और बहुत ही अहम स्टेप होता है. उसके बाद जब हमारे जहन में एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाता है, हम तय कर लेते हैं, उसके वेरिएबल्स तय कर लेते हैं, तो फिर हम रिव्यूइंग द लिटरेचर रिव्यू करते हैं. लिटरेचर रिव्यू का मकसद क्या होता है कि हमने ये देखना होता है कि जो प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई किया है उसके बारे में पहले रिसर्चेस कितनी की हो चुकी हैं, कितना की लिटरेचर अवेलेबल है. ये बैकग्राउंड के लिए होता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए इसको पढ़ कर और आपको पता चल जाए कि पहले लोगों ने इस टॉपिक पर किस तरह रिसर्चेस की हैं, मेथडोलॉजी क्या यूज़ की, एनालिसिस किस तरह किया, फिर उन्होंने इंटरप्रिटेशन रिजल्ट्स की किस तरह की और सजेशन रिकमेंडेशन उनकी किस किस्म की थी. तीसरा स्टेप होता है जो कि हम पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, स्पेसिफाइंग अ पर्पस एंड रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस. हम अपने रिसर्च प्रॉब्लम के लिए एक पर्पस स्पेसिफाई कर लेते हैं, किस मकसद के लिए हम रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च क्वेश्चन फार्मूलेट कर लेते हैं या हाइपोथेसिस फार्मूलेट कर लेते हैं. हाइपोथेसिस आमतौर पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ज़्यादातर यूज़ होते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव या बाकी रिसर्चेस में भी इस्तेमाल हो सकते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ योर टॉपिक. उसके बाद हमने पढ़ा पिछले सेमेस्टर में द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग क्वांटिटेटिव डाटा. कि क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन के स्टेप्स कौन कौन से और किस तरह कलेक्ट होता है. हम क्वेश्चनर बनाते हैं, हम ऑब्जर्वेशन शीट बनाते हैं, हम इंटरव्यू भी में इसके ज़रिए बाद क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्ट हो सकता है. तो क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन का प्रोसेस हमने पूरा पढ़ा पिछले सेमेस्टर में. उसके साथ साथ हमने क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन का भी पूरा प्रोसेस पढ़ा.
अब सपोज और ड्यूरिंग दिस सेमेस्टर सेकंड वी विल डिस्कस वेरियस टेक्निक्स यूज टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट क्वांटिटेटिव डाटा एज वेल एज क्वालिटेटिव डाटा। सपोज आप कर लें कि हमने क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्ट कर लिया है, अगर आपका टॉपिक क्वांटिटेटिव नेचर का है, या अगर क्वालिटेटिव नेचर का है तो हमने क्वालिटेटिव डाटा कलेक्ट कर लिया है। क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्ट होता है क्वेश्चनर्स के ज़रिए, नंबर्स की शक्ल में हमारे पास आता है। क्वालिटेटिव डाटा इंटरव्यूज़ के ज़रिए टेक्स्ट की शक्ल में हमारे पास आता है। अब इस सेमेस्टर में हमने उस डाटा को जो हमने पिछले सेमेस्टर में कलेक्ट किया था उसको एनालाइज करने का, इंटरप्रेट करने का, रिपोर्ट करने का रिजल्ट्स तरीक़ाकार पढ़ेंगे। लेट अस स्टार्ट फर्स्ट विद डिस्कशन अबाउट क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस। सबसे पहले हम, जैसा कि पहले मैंने कहा शुरू में इंट्रोडक्शन में, कि हम इस सेमेस्टर में क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस के मुख्तलिफ टेक्निक्स को, उसकी थ्योरी को, उसके प्रैक्टिकल को कवर करेंगे, और मिड के बाद हम क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस के रह जाने वाले हिस्से और क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस। क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस में 4 स्टेप्स होते हैं एंड दीज 4 स्टेप्स आर इंटररिलेटेड, आपस में जुड़े हुए होते हैं। इंटररिलेटेड से मुराद क्या होता है कि पहला सीक्वेंस होता है, एक पहला स्टेप पहले होगा, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, फिर चौथा स्टेप। छलांग मार के हम चौथे स्टेप पे नहीं पहुंच सकते। तो पहला स्टेप क्या होता है क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस में सपोज, पहले भी मैंने कहा, आप सपोज कर लें कि आपने डाटा कलेक्ट कर लिया है, क्वेश्चनर्स का एक ढेर आपके पास है, क्वेश्चनर पार्टिसिपेंट्स ने पुर करके आपको वापस कर दी है। अब आपने एनालिसिस के लिए डाटा तैयार करना है, क्योंकि जो क्वेश्चनर का ढेर आपके पास पड़ा हुआ है घर में, उसका एनालिसिस नहीं हो सकता, उसको किसी न किसी शक्ल में लाना पड़ेगा, न्यूमेरिक शक्ल में लाना पड़ेगा, फिर उस पर एनालिसिस हो सकता है, फिर उस पर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अप्लाई हो सकती हैं। इसमें सबसे पहले अब हमने क्या करना है, जब डाटा कलेक्ट कर लिया, प्रिपेयरिंग डाटा फॉर एनालिसिस सबसे पहले करना है। जब प्रिपेयर हो जाएगा फिर हम उसका एनालिसिस करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। जब स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के ज़रिए हम टेबल्स बना लेंगे, टेबल्स की शक्ल में हमारे पास डाटा आ जाएगा, तो फिर उस रिपोर्टिंग रिजल्ट्स का स्टेप आता है। फिर जब रिपोर्टिंग रिजल्ट्स, वो रिपोर्टिंग द रिजल्ट से क्या मुराद है कि टेबल्स जो है उनको हम बता देते हैं टेक्स्ट की शक्ल में कि इन टेबल्स से क्या नतीजा निकल सकता है। फिर हम आखिरी स्टेप पर इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, उन नतायज को इंटरप्रेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस स्टडीज़, उनसे कंपैरिजन करते हैं प्रीवियस स्टडीज़ के साथ, और जो आपका टॉपिक होता है अपने शोबे के हालात के मुताबिक उसमें आप मुख्तलिफ कंपैरिजन्स करते हैं तो कि इससे निकलता क्या है, इससे मुराद क्या है, इसका फ़ायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ। अब इस लेक्चर में हम सिर्फ पहला स्टेप कवर करेंगे, प्रिपेयरिंग डाटा फॉर एनालिसिस। प्रिपेयरिंग डाटा फॉर एनालिसिस में सबसे पहले हम डाटा स्कोरिंग करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि सपोज कर लें कि आपके पास क्वेश्चनर का ढेर एक वापस आ गया है, टीचर्स ने, पार्टिसिपेंट्स ने, स्टूडेंट्स में, पेरेंट्स, जो भी आपके पार्टिसिपेंट्स थे, उन्होंने आपको रिक्वायर्ड क्वेश्चनर्स फिल करके वापस कर दिए हैं। ये अब आपने उनकी स्कोरिंग करनी है, क्योंकि जो क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस है वो नंबर्स पे होता है। आपने नंबर्स देने हैं उन जवाबात को जो जवाबात आपको पार्टिसिपेंट्स ने दिए। ये एक मिसाल के साथ मैं आपको समझाऊंगा। आप देखें स्लाइड पर, एक क्वेश्चनर का 2 सेक्शन सामने आपको नज़र आ रहे हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछी है रेस्पोंडेंट्स की, पार्टिसिपेंट्स की, नेम ऑफ स्कूल, जेंडर, एरिया ऑफ स्कूल, डेजिग्नेशन, एज ग्रुप। फिर दूसरा सेक्शन है क्वेश्चनर का, उसका एक सैंपल के तौर पर सिर्फ पहला आइटम इसमें दिया गया है कि टीचर से आपने पूछा उनकी मोटिवेशन के बारे में। तो पहला आइटम क्या है, आई हैव जॉब सिक्योरिटी, और इसके आगे 5 ऑप्शन है, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, अनडिसाइडेड, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, और ये सारी की सारी चीज़ें टेक्स्ट की शक्ल में है।
ऊपर वेरिएबल है जेंडर, एरिया, डेजिग्नेशन, वो भी मेल, फीमेल, अर्बन, रूरल, ये टेक्स्ट की शक्ल में। टेक्स्ट पर क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस नहीं हो सकता, हमें इनको कोई ना कोई न्यूमेरिक्स, कोई ना कोई नंबर अलॉट करने पड़ेंगे। जैसा कि सामने आपको नज़र आ रहे हैं कि मेल को हमने 1 दिया हुआ है, मेल का क्वेश्चनर जब एंटर करेंगे हम तो वहाँ मेल लिखने की बजाय 1 लिखेंगे, उससे हम समझ जाएंगे कि ये पार्टिसिपेंट मेल था। फीमेल को हमने 2 दिया हुआ है, तो जहाँ फीमेल का क्वेश्चनर आएगा उसकी जब एंट्री करेंगे तो वहाँ फीमेल लिखने की बजाय हम डाटा शीट में, डाटा फाइल में, एक्सेल में या SPSS में 2 लिखेंगे। तो इसी तरह नीचे आप देखें सेक्शन बी में आई हैव जॉब सिक्योरिटी, इसके आगे 5 ऑप्शन हैं, पांचों ऑप्शंस को नंबर दिए हुए हैं। डिसएग्री को 1 है, स्ट्रांगली डिसएग्री को 1 है, डिसएग्री को 2 है, अनडिसाइडेड 3 है, एग्री 4 है, स्ट्रांगली एग्री 5 है। इसका मतलब क्या है कि टीचर ने पहले आइटम पर अपना ऑप्शन देना है, जिस ऑप्शन पर वो टिक करेगा तो एंटर करते हुए हम उस ऑप्शन की जगह, नाम की जगह स्ट्रांगली एग्री की जगह उसने स्ट्रांगली एग्री पर टिक किया तो हम 5 लिख देंगे, एग्री पर किया तो 4 लिख देंगे, अनडिसाइडेड पर टिक किया उसने इस आइटम के बारे में तो 3 लिख देंगे, इसी तरह 2 और 1। तो इस तरह हमारे पास एक कोड बुक क्रिएट हो जाती है। स्कोरिंग द डाटा की डेफिनेशन क्या, इट मीन्स दैट द रिसर्चर असाइंस ए न्यूमेरिक स्कोर वैल्यू कोड टू ईच रिस्पॉन्स कैटेगरी फॉर ईच क्वेश्चन ऑन द इंस्ट्रूमेंट यूज टू कलेक्ट डेटा। ये इंस्ट्रूमेंट था हमारा नीचे सेक्शन ए और सेक्शन बी की शक्ल में, और इस पर टीचर्स ने जिस तरह अपने जवाबात दिए उन जवाबात को न्यूमेरिक नंबर्स की शक्ल में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसको स्कोरिंग द डाटा कहते हैं। तो हमने तय कर लिया कि जेंडर में मेल और फीमेल को कौन सा नंबर देना है। इस तरह एज ग्रुप में मुख्तलिफ 4 एजेस हैं, तो उनको अगर 31 से 40 वाला कोई टीचर है तो उसको हम 2 नंबर देंगे, 41 से 50 वाला तो 3 नंबर देंगे। इसी तरह सेक्शन बी में हमने आइटम्स के ऑप्शंस का तय कर लिया, किस ऑप्शन को कौन सा नंबर देना है। तो ये एक तरह की कोड बुक क्रिएट हो जाती है कि आप तय कर लेते हैं पहले से, ताकि बाद में आपको डाटा एंटर करते वक्त कन्फ्यूजन ना हो कि हमने टीचर्स के रेस्पॉन्सेस को कौन सा नंबर देना है, कौन सा स्कोर असाइन करना है, कौन सा कोड असाइन करना है, ताकि उस पर क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस हो सके। तो कोड बुक की थोड़ी सी डेफिनेशन है, कॉन्सेप्ट है, क्रिएट अ कोड बुक, इट इज़ वन प्रोसीजर फॉर असाइनिंग स्कोर्स टू रिस्पॉन्सेस। रिस्पॉन्सेस को स्कोर असाइन करने का ये एक तरीका है। ये आप क्वेश्चनर बनाते हुए भी ये कोड क्रिएट कर सकते हैं, और बाद में जब क्वेश्चनर अगर पहले नहीं किए तो बाद में जब आप क्वेश्चनर पुर होकर वापस आ जाते हैं आपके पास, तो उस वक्त भी आप ये कोड बुक क्रिएट कर सकते हैं। बेहतर ये होता है कि पहले क्रिएट कर ली जाए कोड बुक, ताकि कन्फ्यूजन ना हो बाद में। जब आपने कोड बुक के ये कोड डेफिनेशन, a code book is a list of variables or questions that indicates how the researcher will code or score responses from data collection instruments. For example, जैसे हमने पिछली स्लाइड पे देखा कि मुख्तलिफ वेरिएबल्स को हमने मुख्तलिफ कोड्स असाइन कर दिए जो कि हम डाटा एंट्री में इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल जेंडर के लिए में हमने देखा कि मेल को हमने 1 असाइन कर दिया, फीमेल को हमने 2 असाइन कर दिया। इस तरह बाकी वेरिएबल्स को भी हमने कोड असाइन कर दिया। सर्चर यूजेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट्स व्हेन पॉसिबल एज ए पार्ट ऑफ कोडिंग स्कीम, और जब रिसर्चर को इन इंफॉर्मेशन को उस वक्त यूज़ करता है जब उसको ज़रूरत होती है डाटा एंटर करने की। ये काम करने के बाद आपने डाटा फाइल क्रिएट करनी है रोल्स और कॉलम्स की शक्ल में। जिस तरह एक्सेल की शीट होती है, SPSS की शीट भी बिल्कुल इसी तरह होती है। एक्सेल में भी डाटा एंटर हो सकता है, SPSS में भी हो सकता है, जिसमें आसानी हो दोनों में डाटा एंटर करके उस पर एनालिसिस हो सकता है। इसमें वेरिएबल क्रिएट करने होते हैं, वैल्यू लेबल्स आपने देते, टॉप फर्स्ट रो में वेरिएबल्स को आप नाम दे देते हैं, और फिर जब ये एंटर हो जाता है तो फिर आप डाटाबेस को क्लीन करते हैं, मिसिंग वैल्यूज़ को देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखेंगे किस तरह हम एक डाटा फाइल क्रिएट करते हैं। प्रिपेयरिंग डाटा फॉर एनालिसिस चल रहा है अभी। क्रिएट ए डाटा फाइल इन डाटा ग्रिड, रोज और कॉलम्स की शक्ल में, जिस तरह एक्सेल की शीट होती है आपने देखी हुई होगी यकीनन। क्रिएट वेरिएबल वैल्यू लेबल्स, इसमें अब हम आप देखें
टेबल 1 है सैम्पल डाटा ग्रिड फॉर इनपुटिंग इंफॉर्मेशन को एंटर करने के लिए इस तरह की आपने डाटा ग्रिड क्रिएट करेंगे, डाटा फाइल क्रिएट करेंगे। सीरियल नंबर होगा सबसे पहले, ऊपर वाली रो में आप अपने सारे वेरिएबल्स लिख लेंगे। सीरियल नंबर एक्सेल शीट में आमतौर पे पहले से होता है, SPSS में भी होता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, या आप अपनी ID दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट्स हैं आपके रेस्पॉन्डेंट्स तो उनके रोल नंबर्स होते हैं बाद का, तो पहले रोल नंबर है, 5 रोल नंबर है, 12 रोल नंबर है। अगर ऐसा ना हो तो आप सीरियल नंबर ही यूज़ करना चाहें तो ID में भी आप 1 2 3 4 यूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपके टॉपिक की नेचर पे और आपके पार्टिसिपेंट्स की नेचर पे, ID कौन सी देनी है आपने। फिर आपने अपने क्वेश्चनर के मुताबिक, जैसा कि हमारे क्वेश्चनर में था कि हमारे वेरिएबल्स है जेंडर, एरिया ऑफ स्कूल, डेजिग्नेशन, एज ग्रुप, फिर आगे आइटम शुरू हो जाते हैं। तो अपने क्वेश्चनर के मुताबिक जो भी आपके वेरिएबल्स हैं वो आपने पहली रो में लिखते जाना है। जेंडर है, पहले जेंडर लिख लें, फिर एरिया है, डेजिग्नेशन, उसी तरतीब से फिर आगे आइटम शुरू हो जाएंगे। तो ये आपकी डाटा फाइल क्रिएट हो जाएगी रोज़ और कॉलम्स की शक्ल में। इसमें आपने वेरिएबल्स के नाम पहली रो में, टॉप फर्स्ट रो में अपने वेरिएबल्स के नाम लिख देने हैं। अब आपने करना क्या है कि जेंडर है तो ये सीरियल नंबर 1 से मुराद ये कि ये पहला पार्टिसिपेंट है, पार्टिसिपेंट्स में से पहला है, उसका ID नंबर भी एक है, और वो पार्टिसिपेंट जो है वो मेल था। मेल के लिए हमने 1 दिया हुआ है कोड बुक में, और वो रूरल एरिया का था, रूरल एरिया स्कूल का था। उसका डेजिग्नेशन PST या ESC या PTC था, और एज ग्रुप वो तीसरे एज ग्रुप में फॉल करता था। इस तरह आप जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उनका कोड बुक के मुताबिक उनको नंबर्स एंटर करते चले जाएंगे, तो ये आपकी डाटा फाइल बन जाएगी। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि डाटा फाइल एक क्रिएट करनी होती है। ये डाटा फाइल का एक सैंपल आपने के सामने क्रिएट कर लिया आपने। उसके बाद आपने डाटा फाइल क्रिएट कर ली। अब आपने तय करना है टाइप ऑफ स्कोर्स टू एनालाइज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कोर्स होते हैं और उन पर डिफरेंट एनालिसिस होते हैं, और उनकी एंट्री भी डिफरेंट तरीके से होती है डाटा फाइल में। तो आपने तय करना है कि सिंगल आइटम स्कोर के लिए आपने डाटा फाइल तैयार करनी है, सम स्कोर्स के लिए करनी है, डिफरेंट स्कोर के लिए करनी है। Determining type of score is important because type of score will affect how you enter data into a computer file for analysis. आपको ये तय करना पड़ेगा कि किस किस्म का आपने स्कोर एंटर करना है, क्योंकि एनालिसिस मुख्तलिफ होता है और उसका डाटा एंट्री का स्टाइल मुख्तलिफ होगा। तो पहले आप तय कर लेंगे। सिंगल आइटम स्कोर क्या होता है? इट इज़ एन इंडिविजुअल स्कोर असाइन टू ईच क्वेश्चन फॉर ईच पार्टिसिपेंट इन द स्टडी। आप सिर्फ उसका इंडिविजुअल स्कोर एंटर करते जाते हैं, उसे सम नहीं करते एंड फिर उसका डिफरेंस एंड पे नहीं निकालते, तो ये सिंगल आइटम स्कोर होता है। फॉर एग्जांपल पहला पार्टिसिपेंट था अली, दूसरी है मदीना, तीसरी है मारिया, चौथे है जावेद, पाँचवीं है सवेरा। तो अली ने पहले आइटम पर स्ट्रांगली एग्री किया। स्ट्रांगली एग्री को हमने 5 का स्कोर दिया हुआ है आपकी कोड बुक में, तो हमने यहाँ 5 लिख दिया। अली ने दूसरे आइटम को एग्री किया, तो एग्री के लिए हमने 4 का स्कोर असाइन किया हुआ कोड बुक में, 4 लिख दिया। इसी तरह तीसरे आइटम को अनडिसाइडेड छोड़ दिया। इसी तरह बाकी पार्टिसिपेंट्स ने आइटम 1 2 3 जितने भी आइटम हो, आगे 40 50 100 जितने भी आइटम हो, इसी तरह आप एंटर करते चले जाएंगे। उनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हमने उनको असाइन की हुई है सिंगल आइटम स्कोर में। सिर्फ पार्टिसिपेंट्स की आइटम्स पर जो जवाबात है उसके मुताबिक वैल्यूज़ एंटर करते चले जाएंगे। इसको एंड पे हम सम या डिफरेंस इनका नहीं निकालेंगे, क्योंकि एनालिसिस में हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। सिंगल आइटम स्कोर के बाद है दूसरा साथ आपने सिंगल आइटम स्कोर पे एनालिसिस नहीं होना होता। आपने टोटल स्कोर पर एक पार्टिसिपेंट ने 40 आइटम पर जितने जो जवाब दिए उनको जमा करके जो स्कोर आएगा उसको हम कहते हैं सम स्कोर। आपने एनालिसिस उस तरह करना होता है। समटाइम्स रिस्पॉन्सेस टू सिंगल क्वेश्चन में नॉट बी रिलायबल एंड मे नॉट बी एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट एन इंडिविजुअल स्कोर। ऐसी ज़रूरत क्यों होती है? बाद बात एक आइटम पर दिया गया जो जवाब है वो पार्टिसिपेंट की जहन की सही अक्कासी नहीं कर रहा होता, लेकिन चूँकि
एक ही वेरिएबल के मुतल्लिक़, एक ही डायमेंशन के मुतल्लिक़ सारे सवाल होते हैं, उनके जवाबात को जब हम सम कर लेते हैं तो फिर ज़्यादा बेहतर जवाब हमें मिलता है, ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट मिलता है। इसलिए हम सम करके, जैसे टी टेस्ट है, सम स्कोर पर लगे तो ज़्यादा बेहतर जवाब आता है, इस तरह अनोवा है, सम स्कोर पर लगे तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलता है हमें। सम स्कोर की डेफिनेशन क्या है? सम स्कोर आर द स्कोर्स ऑफ अ पार्टिसिपेंट added over several questions that measure the same variable. These scores are used to develop an overall test score that can be compared from one time period to another. Overall test score होते हैं या overall participants के responses का score होता है। टेबल 3 में आप देखें, अली ने पहले आइटम पर स्ट्रांगली एग्री किया, 5 हमने लिख दिया। आइटम 2 पर उसने एग्री किया, 4 असाइन कर दिया। आइटम 3 को उसने अनडिसाइडेड छोड़ दिया, इसलिए उस पर 3 लिख दिया। आइटम 4 और 5 को भी उसने एग्री किया। इस तरह उसका टोटल स्कोर अगर हम जमा करें 5 + 4 + 3 + 4 + 4 20 बनता है। तो इस तरह ये उसका सम स्कोर हो गया। अब हम एनालिसिस इस कॉलम पर करेंगे, इस कॉलम में जो स्कोर होगा उसका एनालिसिस करेंगे। बाकी कॉलम्स पर एनालिसिस की बात ज़रूरत नहीं होती। कुछ सर्च क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, हाइपोथेसिस ऐसे होते हैं कि उनके लिए सम स्कोर की ज़रूरत होती है। इसलिए पहले हमने तय करना है कि कौन सी टाइप ऑफ स्कोर आपको चाहिए, उसका एनालिसिस भी उसी तरह होगा और उसका डाटा एंट्री भी उसी तरह होगी। तीसरे नंबर पे बात होता है, फिर हमने डिफरेंस निकालना होता है स्कोर्स का। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, ख़ास तौर पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसमें प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट लिए जाते हैं। प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट का डिफरेंस देखने के लिए हमने डिफरेंस स्कोर निकालना होता है, तो उसकी एंट्री भी उसी तरह होगी, उसका एनालिसिस भी उसी तरह होगा। फॉर एग्जांपल, अली ने प्री टेस्ट में मैथ का टेस्ट हुआ, प्री टेस्ट में 80 नंबर लिए, पोस्ट टेस्ट में 85 नंबर लिए। इसका मतलब उसके पोस्ट टेस्ट में 5 नंबर से ज़्यादा थे, तो +5। इसी तरह मदिया, मारिया, जावेद, सवेरा, निमरा, सब का प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट का डिफरेंस निकल के तीसरा एक कॉलम बन गया। एनालिसिस हम इस डिफरेंस पे करेंगे, इसलिए हमें डिफरेंस स्कोर की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि कुछ रिसर्चेज ऐसी होती है जिसमें डिफरेंस स्कोर पे एनालिसिस होता है। तो तय हो गया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाटा प्रिपेयर करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ डाटा में स्कोरिंग द डाटा के लिए हम कोड बुक क्रिएट करेंगे, जैसा कि हमने एग्जांपल से समझ लिया। उसके बाद हम डिटरमिन कर लेंगे कि स्कोर हमें किस किस्म का चाहिए, एनालिसिस हमने किस किस्म का करना है। सिंगल आइटम स्कोर है, सम स्कोर है, नेट ऑफ और डिफरेंट स्कोर्स है। क्योंकि जब तक हम डिटरमिन नहीं करेंगे टाइप ऑफ स्कोर, तो हमें डाटा एंट्री में मुश्किल होगी, एनालिसिस में मुश्किल होगी। इसलिए हम पहले स्टेप में प्रिपेयरिंग द डाटा फॉर एनालिसिस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन में पहला काम क्या करते हैं, स्कोरिंग द डाटा, कोड बुक क्रिएट करते हैं। फिर हम दूसरे स्टेप पे टाइप ऑफ स्कोर डिटरमिन कर लेते हैं कि किस तरह का स्कोर हमने एंटर करना है और हमारा एनालिसिस किस किस्म का होगा। उसी के हिसाब से हम फिर डाटा फाइल बनाते हैं। जब ये काम हो जाता है, पहले 2 काम हो गए कि आपने डाटा स्कोर भी कर लिया, आपने टाइप ऑफ स्कोर भी डिटरमिन कर ली। अब आपने स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम सेलेक्ट करना है जिसमें आपने डाटा एंटर करना है। बहुत से स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम्स हैं, लेकिन सोशल साइंसेस में आम ज़्यादातर जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है SPSS होता है, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस, मोस्ट पॉपुलर इन सोशल साइंसेस। अदर प्रोग्राम्स आर मिनीटैब, JMP, SciStat एंड SAS, ये और भी प्रोग्राम है, लेकिन सोशल साइंसेस के लिए ज़्यादातर SPSS यूज़ होता है। तो उसमें सेलेक्ट करने के लिए गाइडलाइंस कुछ दी है कि अगर आपने कोई और प्रोग्राम सेलेक्ट करना हो या आपको SPSS पसंद नहीं है या आपको मुश्किल लगता है, तो और भी प्रोग्राम्स हैं। लेकिन प्रोग्राम सेलेक्ट करने के लिए क्रेसवेल ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं कि प्रोग्राम सेलेक्ट करते हुए आप उस प्रोग्राम की कौन कौन से एस्पेक्ट्स को देखें। नंबर 1, फाइंड अ प्रोग्राम विद डॉक्यूमेंटेशन। जब भी आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं, आपको जहन में
जोर दें। जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हैं साथ मैनुअल दिया होता है, आप ओवन ख़रीद लें, आप फ्रिज ख़रीद लें, साथ एक किताब जैसा दिया होता है, उसे मैनुअल कहते हैं। इसी तरह जब आप कोई प्रोग्राम, स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम रिसर्च के लिए या एनालिसिस के लिए लेना चाहेंगे तो उसके साथ भी मैनुअल होता है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो आप देखें प्रोग्राम वो लें जिसके साथ मैनुअल हो, ताकि उसको यूज़ करने में आपको गाइडलाइंस मिले साथ साथ कि यूज़ कैसे करना है। दूसरा चीज़ आपने क्या देखनी, ईज़ ऑफ यूज़, कि जिसमें डाटा एंटर करना आसान है। कुछ में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती हैं, पेचीदगियाँ होती हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग और स्किल की ज़रूरत होती है। लेकिन कुछ जैसे SPSS से बड़ा आसानी से समझ भी आ जाता है और उसमें डाटा एंट्री भी हो सकती है, उसकी ट्रेनिंग भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इंक्लूड, तीसरे नंबर पे क्या देखना है, इंक्लूड्स टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स रेलेवेंट टू सर्च क्वेश्चन हाइपोथेसिस। जो आपके सर्च क्वेश्चन हैं, हाइपोथेसिस हैं, जिस तरह का आपने एनालिसिस करना है, क्या उससे मुतल्लिका सारी टेक्निक्स उस प्रोग्राम में हैं। अगर वो प्रोग्राम वो टेक्निक्स देता है जो एनालिसिस आप करना चाहते हैं तो फिर आप वो प्रोग्राम सेलेक्ट करें। चौथे नंबर पे आपने क्या चीज़ देखनी, प्रोग्राम कैन एनालाइज योर अमाउंट ऑफ डाटा। आपने देखना कि आपका डाटा कितना बड़ा है, क्या वो प्रोग्राम इतनी सलाहियत रखता है कि इतने बड़े डाटे को हैंडल कर सके। अगर वो हैंडल कर सकता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी इन डाटा हैंडलिंग है और अकोमोडेट वो करता है मिसिंग डाटा को भी, और हर एस्पेक्ट को वो अकोमोडेट करता है, फिर वो प्रोग्राम। और SPSS ये सारे काम करता है। कैपेबिलिटी टू आउटपुट ग्राफ्स एंड टेबल्स, प्रोग्राम वो लें जो साथ साथ आपको आपका डाटा ग्राफ्स की शक्ल में भी बना कर दे, प्रेजेंट करने की सलाहियत उसमें हो, टेबल्स भी उसमें बन रही हो। क्योंकि सोशल साइंसेस की रिसर्च में तकरीबन सारी रिसर्चेस में हमें कुछ चीज़ें ग्राफ्स और टेबल्स के ज़रिए प्रेजेंट करनी पड़ती हैं, तो रीडर को समझने में आसानी होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आपने कौन सी बात ध्यान में रखनी है, स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम सेलेक्ट करके वे द कॉस्ट ऑफ द वेरियस प्रोग्राम, देखें कि किस प्रोग्राम की कॉस्ट कितनी है। वो भी अगर आसान आपको लगता है लेकिन बहुत महंगा, आपके पास उतने पैसे नहीं हैं, लेकिन दूसरा थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन पैसे कम है या फ्री में मिलता है, तो आप वो प्रोग्राम लें जिसकी कॉस्ट आपके लिए अफोर्डेबल हो। सेलेक्ट द प्रोग्राम यूज इन योर इंस्टीट्यूशन, बेहतर ये है कि वो प्रोग्राम सेलेक्ट करें जो आपका इदारा यूज़ करता, आपका सुपरवाइज़र यूज़ करता, आपके साथी यूज़ करते हैं, ताकि सो दैट यू कैन फाइंड असिस्टेंस टू आंसर क्वेश्चन, ताकि आपको कहीं कोई मुश्किल पेश आए तो आपको गाइड करने वाला कोई ना कोई बंदा मौजूद हो जो आपको समझा सके कि इसको परफॉर्म कैसे करना है, चलाना किस तरह है। तो पहले बात होगी कि स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल SPSS मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम इन सोशल साइंसेज, और भी बहुत से प्रोग्राम अवेलेबल हैं। मिनीटैब है, JMP है, लेकिन SciStat है, SS, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से प्रोग्राम नए आ चुके हैं, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन गाइडलाइंस वही है, फॉलो करें उनको जो कि क्रेसवेल ने दी है। इसके अलावा कुछ और ऑथर्स ने गाइडलाइंस दी है, लेकिन मेन बातें यही हैं कि स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम सेलेक्ट करते हुए आपने किन बातों को जहन में रखना है। आपने प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया, तय हो गया कि आपने SPSS यूज़ करना है अपना डाटा एंटर करने के लिए, तो अब आपका स्टेप आ जाता है डाटा एंट्री का। इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप after choosing a statistical program. Inputting the data occurs when the researcher transfers the data from the responses or instruments to a computer file for analysis. Inputting the data किसको कहते हैं, जब आप अपना डाटा अपने क्वेश्चनर से कंप्यूटर में एंटर करना शुरू कर देते हैं या एंटर कर लेते हैं, जिसको कहते हैं इनपुटिंग द डाटा। दिस फाइल इज सिमिलर टू स्प्रेडशीट एज एन MS Excel। ये फाइल जो आपने क्रिएट की या करनी है, या पहले भी हम पिछली स्लाइड में हम बता चुके हैं किस तरह क्रिएट करनी है, तो दिस फाइल इज सिमिलर टू स्प्रेड, ये MS Excel की स्प्रेडशीट की तरह होती है, SPSS में भी इसी तरह होती है। लुक एट फॉलोइंग टेबल, इट इज़ अ स्मॉल डाटा फाइल फॉर 10 टीचर्स पार्टिसिपेटिंग इन अ स्टडी। अब देखें कि हमने ये पहली रो पहले मैंने आपको समझा दी थी कि किस तरह ये रो आपने मुकम्मल करनी है। अपने क्वेश्चनर के मुताबिक आपने अपने वेरिएबल इस रो में लिखते जाना है। जेंडर लिख दिया, एरिया, डेजिग्नेशन, एज, फिर आपने अपने आइटम लिखने शुरू कर, आइटम 1, 2, 3 जितने भी आइटम हैं आपके क्वेश्चनर में पहली रो में, उन सब के टॉप में हर
कॉलम की टॉप पर पहली रो में उन वेरिएबल्स के नाम आप लिख देंगे। तो ये आपकी डाटा शीट, डाटा फाइल मुकम्मल तैयार हो जाएगी। और नीचे फिर उसी तरह आपने एंट्री करते जाना है। जेंडर के लिए, मेल के लिए 1, एरिया रूरल के लिए 2, डेजिग्नेशन पहले डेजिग्नेशन के लिए 1, तीसरी एज के लिए 3। अब आपने आइटम्स पे आने जाना है। आइटम के ऑप्शंस कौन से थे? 5 ऑप्शन थे। स्ट्रांगली एग्री, एग्री, अनडिसाइडेड, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। उनको कोड बुक में आप वैल्यूज असाइन कर चुके हैं कि किस ऑप्शन को आपने कौन सी वैल्यू देनी। पहले पार्टिसिपेंट ने अगर डिसएग्री पे टिक किया हुआ है तो फिर आपने उसको 2 देना है, जैसे कि इसमें 2 दिया हुआ है। आइटम 2 पर उसने एग्री किया हुआ तो आपने 4 दे देना है। इसी तरह आगे चलते जाएंगे। आइटम 3 पर उसने स्ट्रांगली एग्री किया हुआ तो उसको 5 दे देंगे। इस तरह आप स्कोरिंग करते चले जाएंगे। जितने भी क्वेश्चनर होंगे, जितने भी पार्टिसिपेंट्स ने क्वेश्चनर फिल करके आपको दिए होंगे, इसमें इस मिसाल में 10 पार्टिसिपेंट्स हैं और उन्होंने क्वेश्चनर फिल करके दिए और उनके क्वेश्चनर आप एंटर करते चले जाएंगे। ये आपका एनालिसिस के लिए डाटा तैयार हो जाएगा। इनपुट कर देंगे, 1000 हैं, 2000 हैं, 500 हैं, 200 हैं, जितने भी आपके पार्टिसिपेंट्स हैं उन सब का डाटा इस तरह आप एंटर कर देंगे। SPSS में डायरेक्ट हो सकता है, बाद में आएंगे ट्यूटोरियल्स जिसमें आप डाटा एंट्री सीखेंगे। और एक्सेल में भी हो सकता है कि एक्सेल में करना ज़रा आसान होता है, हर जो बिगनर है वो आसानी से कर सकता है। SPSS में भी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा सा ट्रेनिंग के बाद, थोड़ा सा सीखने के बाद आप SPSS में भी उसी तरह जिस तरह एक्सेल में आपने डाटा एंटर करना उसी तरह आप SPSS में भी कर सकते हैं। डाटा एंटर हो गया। पहले स्टेप का प्रिपेयरिंग द डाटा एंड ऑर्गेनाइजिंग द डाटा का तीसरा स्टेप हो गया। पहले स्टेप पे हमने क्या किया? स्कोरिंग द डाटा, उसमें कोड बुक क्रिएट की। दूसरे स्टेप पे हमने क्या किया? डिटरमिन टाइप ऑफ स्कोर्स फॉर एनालिसिस। एनालिसिस के लिए हमने टाइप ऑफ स्कोर्स तय कर लिया, किस किस्म का स्कोर हमने एंटर करना है। तीसरे स्टेप पे हमने फिर डाटा एंटर कर दिया, इनपुटिंग द डाटा। डाटा इनपुट हो गया, फाइल तैयार है आपकी डाटा एनालिसिस के लिए। लेकिन अभी डाटा एनालिसिस से पहले आपको एक काम और करना है, क्लीनिंग एंड अकाउंट फॉर मिसिंग डाटा। आपने डाटा क्लीनिंग करनी है, ये देखने के लिए कि कोई गलत डाटा तो नहीं एंटर हो गया, कोई सेल मिसिंग तो नहीं है, किसी पार्टिसिपेंट का कोई रिस्पांस मिसिंग तो नहीं है। आफ्टर एंटरिंग डाटा, रिसर्चर नीड्स टू डिटरमिन इफ देयर आर एरर्स इन डाटा और मिसिंग डाटा। 3 वेज टू अकम्प्लिश। ये 3 तरह से हम कर सकते हैं। इंस्पेक्ट द डाटा विजुअली, आप डाटा शीट को, डाटा फाइल को विजुअली देखें गौर से तो आपको नज़र आ जाएगा कि फ़लाँ सेल खाली है या फ़लाँ सेल में वो वैल्यू नहीं है जो कि होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर जेंडर में, जेंडर के कॉलम में 1 और 2 के अलावा कोई और वैल्यू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2 ही मेल और फीमेल 2 ही थे। मेल को हमने 1 दिया, फीमेल को हमने 2 असाइन किया। अगर उस कॉलम में आपको 3 नज़र आता तो इसका मतलब है कि एरर है, क्योंकि 3 तो था ही नहीं। एक मेल है, दूसरा फीमेल है, तो 3 अगर है उस कॉलम में, 3 का स्कोर आपको नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है कि गलती हुई है। तो आप दोबारा देखें क्वेश्चनर में कि वो सीरियल नंबर में वो क्वेश्चन किस पार्टिसिपेंट का था क्वेश्चनर, उसमें देखें कि वो मेल है या फीमेल है, तो वो दोबारा उसकी दुरुस्तगी कर दें। तो विजुअली भी देख कर अब याद देख लें। ये भी हो सकता है कि कोई वैल्यू गलत लिखी हुई, ये भी हो सकता है कोई सेल खाली रह गया कि आपने एंट्री करते हुए वो छोड़ दिया। ये भी होता है बात बात के एंट्री करते हुए आपने नहीं छोड़ा बल्कि पार्टिसिपेंट ने उसका जवाब ही नहीं दिया, तो ये मिसिंग डाटा में आता है। तो दूसरा तरीका क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोवाइड रेंज ऑफ स्कोर्स। आप उसकी SPSS में ये ऑप्शन मौजूद है कि आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देख लें उसकी, तो आपको रेंज ऑफ स्कोर्स मिल जाएगी कि किस रेंज तक ये स्कोर जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, या मिनिमम रेंज क्या है, मैक्सिमम रेंज क्या है। अगर उस मिनिमम से कम है कोई स्कोर तो वो गलत है, अगर मैक्सिमम से ज़्यादा है तो फिर वो गलत है, तो उसको आप देख सकते हैं। और तीसरा तरीका क्या होता है? यूज़ द SPSS एंड हैव द प्रोग्राम सॉर्ट केसेस इन असेंडिंग ऑर्डर फॉर ईच वेरिएबल। SPSS सॉर्ट केसेस का एक ऑप्शन देता है, उसमें जाके आप असेंडिंग ऑर्डर में सारे वेरिएबल्स जितने कॉलम थे उनको असेंडिंग ऑर्डर में करके दे देगा और आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू
में एरर है, कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है, कौन सी वैल्यू इस कॉलम में नहीं आ सकती, आई हुई है, तो उसको आप दुरुस्त कर सकते हैं। ये 2-3 तरीके हैं जिनके ज़रिए आप डाटा क्लीनिंग कर सकते हैं। दूसरी बात है मिसिंग डाटा। मिसिंग डाटा आर डाटा इन द डेटाबेस बिकॉज सम पार्टिसिपेंट डू नॉट सप्लाई इट आर दे ओमिट द क्वेश्चन। मिसिंग डाटा का मामला कब होता है? जब पार्टिसिपेंट्स इंफॉर्मेशन सप्लाई नहीं करते। फॉर एग्जांपल, जेंडर के ऑप्शन में मेल और फीमेल है, लेकिन किसी पार्टिसिपेंट ने या कुछ पार्टिसिपेंट्स ने ना मेल पे टिक किया ना फीमेल पे टिक किया, दैट विल बी मिसिंग डाटा। और फिर इसी तरह नीचे क्वेश्चनर जब शुरू होता है आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, तो किसी आइटम के सामने वो स्ट्रांगली एग्री, अनडिसाइडेड, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, किसी भी खाने में वो टिक करना भूल गए, जानबूझ के उन्होंने छोड़ दिया या वो भूल गए। भूल भी सकते हैं क्योंकि साथ साथ कॉलम्स होते हैं, रोज छोटी छोटी होती हैं, साथ साथ होती हैं, तो बाद बात कोई रॉन्ग या कोई मिस भी हो सकती है, और बाद बात ये भी होता है कि वो जानबूझ के उसका जवाब देना नहीं चाहते। तो दोनों सूरतों में मिसिंग डाटा का प्रॉब्लम आता है। तो अब हैंडलिंग ऑफ मिसिंग डाटा, अब मिसिंग डाटा को करेंगे। तो इसमें सबसे पहला तो ये है कि जो माहिरीन कहते हैं कि मिसिंग डाटा बहुत बात उस वक्त भी आता है कि जब आपका इंस्ट्रूमेंट अच्छा नहीं बना हुआ, उसमें कुछ सवालात ऐसे होते हैं जिनका जवाब देना वो पसंद नहीं करते, या उनको सवाल समझ ही नहीं आता कि सवाल है क्या, तो उसका जवाब वो क्या देंगे। तो इसलिए इंस्ट्रूमेंट अच्छा बनाएं, बार बार देखें, एक्सपर्ट्स ओपिनियन लें, अपने सीनियर से, अपने टीचर से, या बाकी जो टीचर्स होते हैं उनके साथ डिस्कस करने के बाद इंस्ट्रूमेंट को बहुत ही तवज्जो के साथ फाइनल करें, तो फिर मिसिंग डाटा के प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपका इंस्ट्रूमेंट ठीक है, तो फिर भी मिसिंग डाटा, तो कंटेक्ट द इंडिविजुअल्स टू डिटरमिन व्हाई दे डिड नॉट रिस्पॉन्ड। तो उन रेस्पॉन्डेंट से, उन पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने पुर किया आपके क्वेश्चनर को, उनसे रब्ता करें और उनसे पूछें कि आपने ये क्यों छोड़ा है। गलती से रह गया है तो वो आपको दुरुस्तगी करा देंगे। अगर गलती से नहीं रहा, उन्होंने किसी और वजह से छोड़ा, तो वो आपको वजह बता देंगे। मे बी फॉल्टी डिज़ाइन, बात ये होता है कि डिज़ाइन जो आपका सर्च डिज़ाइन फॉल्टी होता है, उस पर ऑब्जेक्शन होता है पार्टिसिपेंट को, इसलिए वो बहुत सी चीज़ें छोड़ देता है कि ये डिज़ाइन के मुताबिक नहीं है। तो अब व्हाट आर द ऑप्शंस, क्या किया जा सकता है मिसिंग डाटा के लिए? इसमें 2 तरह की सजेशंस हैं माहिरीन की तरफ से। क्रेसवेल कहता है कि एलिमिनेट पार्टिसिपेंट्स विद मिसिंग स्कोर्स। जिन पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चनर्स में, रिस्पॉन्सेस में बहुत ज़्यादा मिसिंग स्कोर्स हैं, एक दो हैं तो उसकी दुरुस्तगी हो सकती है, अगर बहुत ज़्यादा है तो वो कहता है कि उसको आप अपने एनालिसिस में शामिल ना करें, उन क्वेश्चनर्स को, उन पार्टिसिपेंट्स के रिस्पॉन्स को अलहदा कर दें। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि बात बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स का डाटा मिसिंग होता है, रिस्पॉन्सेस मिसिंग होते हैं। तो अगर आप एलिमिनेट करते हैं तो आपके पास जो बाकी बचता है क्वेश्चनर का डाटा, तो वो बहुत थोड़ा रह जाता है। तो उस सूरत में फिर एलिमिनेट करना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए दूसरा जो हल दिया है जॉर्ज एंड मॉलरे ने कि सब्सटीट्यूट नंबर्स फॉर मिसिंग डाटा अप टू 15%, कि जो मिसिंग कॉलम्स हैं या मिसिंग सेल्स हैं उनमें आप खुद नंबर अलाट कर दें, लेकिन ये 15% से ज़्यादा करेंगे तो प्रॉब्लम आएंगे। 15% तक अगर पार्टिसिपेंट्स के रिस्पॉन्स मिसिंग हैं तो फिर अगर आप कर दें, उसको खुद एंटर कर दें, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके रिजल्ट्स में। इट विल नॉट चेंज ओवरऑल फाइंडिंग। अगर 15% से ज़्यादा है तो फिर आप चेंज करेंगे या अपनी तरफ से पुर करने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपके रिजल्ट्स में फ़र्क आ सकता है। तो ये 2 तरह के ऑप्शंस दिए हुए हैं एक्सपर्ट्स ने कि अगर मिसिंग डाटा है तो उसको हैंडल करने के लिए आप 2 चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप देखें कि आपके स्कोर्स में ज़्यादा फ़र्क ना आए। और ये आपका पहला टॉपिक मुकम्मल हो गया। अगली स्लाइड में हम दूसरा टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। इसी का प्रिपेयरिंग डाटा मुकम्मल हो गया। दूसरे में हम डाटा एनालिसिस की मुख्तलिफ टेक्निक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। और आप अपने सवालात मुझसे
ईमेल के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, टेलीफ़ोन के ज़रिए, टेलीफोन मैसेजिंग के ज़रिए पूछ सकते हैं और उनके जवाब हासिल कर सकते हैं।